हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम सबसे पहले कुछ बातें करना चाहेंगे। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? पीछे बातों को छोड़ के आए हैं, मैथ को समझने में परेशानी होता है? तो इन सब बातों को देखते हुए ना एक बेसिक का सीरीज पहले ही हम बना चुके हैं। उसमें जनरल कैलकुलेशन जो भी होता है आपका, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं ना, उसको क्लियर करने की कोशिश उस वीडियो में की गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके जनरल कैलकुलेशन की वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं बेसिक ऑफ अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा का, बीजगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एकदम लो लेवल से चलेंगे, शून्य लेवल से, अलजेब्रा में एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और उसके हायर पॉइंट तक जाएंगे, यानी कि आपके 9-10 में जो यूज में आता है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये बेहद ही ज़रूरी वीडियो है आप सभी के लिए जिनका मैथ कमज़ोर है और जिनको थोड़ा सा भी डाउट है। तो स्किप मत करो, वीडियो को देखो समझ में। इसके बाद इस वीडियोज़ के बाद मैथ और आपके बीच की जो दूरी है ना, वास्तव में कम होती हुई नज़र आएगी। तो क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में, देख लो। आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं चर और अचर के बारे में। इंग्लिश में बात की जाए तो इसको वेरिएबल बोलेंगे और इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ये चर और अचर क्या होता है? अब अलजेब्रा पढ़ने से पहले सबसे पहली बात जो है ना, वो जानना है चर और अचर। बिना इसको जाने हुए आप अलजेब्रा को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले चर और अचर को क्या होता है। देखो, मैथमेटिक्स में जनरली देखा जाए ना, वैसे तो बहुत सारे साइंस का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 3 तरह का सिंबल जो होता है ना, जिसको जनरली हम यूज करते हैं और देखते भी है, वो सिंबल्स कौन सा होता है वो यहाँ पर देख लो। एक सिंबल तो आएगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, एक तो इस तरह का सिंबल आएगा। एक सिंबल आएगा 3√2/3, 5/2, -3/1, -2। एक सिंबल ये आएगा। और थर्ड सिंबल आएगा ये। तो जनरली इस 3 प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। और ये तीनों प्रकार के, इसमें से तो आपको 2 प्रकार का सिंबल तो पहले से ही पता है, भले इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं हो। ये क्या है? लास्ट वाले सिंबल की बात की जाए, ये सिंबल हमको क्या करता है, बताता है कि हमको आगे किस तरह से बढ़ना है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ये सिंबल्स हमको ये बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये सिंबल क्या बताता है। ये सिंबल कोई फिक्स्ड वैल्यू को बताता है, कोई फिक्स मान को बताता है। फिक्स्ड वैल्यू, अगर किसी के पास 10 रुपया है तो वो 10 रुपया अगर लिख रहा है तो इसका मतलब है 10 रुपया ही है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 10 रुपया ही है। 10 रुपया का मतलब कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इस वाले का तो क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल साइंस बोला जाता है, साइन बोला जाता है। और इस वाले को बोला जाता है, ये दूसरा जो सिंबल आप देख रहे हो 3√2/3, 5/2, -√3/1, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है और इसको बोला जाता है कांस्टेंट। इसको बोला जाता है कांस्टेंट, यानी कि जितना भी सांख्यिकी मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अब सर चर किसको बोलेंगे? बेहद ही आसान है। चर किसको बोलेंगे? चर बोलेंगे वैसा वैल्यू जिसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसका मान चेंज होता रहता है। और इसके अंतर्गत जो है ना, इंग्लिश का x to z लेटर, स्मॉल x to z लेटर, इसके बाद हिंदी का भी हम ले सकते हैं कोई भी लेटर, इसके बाद अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, इन सब का यूज जनरली यानी सामान्यतः किया जाता है वेरिएबल्स में। सर वेरिएबल का प्रयोग कहाँ पर होता है? यूज ऑफ वेरिएबल क्या है? तो हमने कहा कि राम के पास कुछ रुपया था
कुछ रुपया था, ठीक है, राम के पास कुछ रुपया था, श्याम ने राम को कुछ और रुपया दे दिया, कुछ और रुपया दिया, ठीक है। तो यहां पर देख लो, राम के पास कुछ रुपया था और श्याम ने राम को कुछ और रुपया हो गया, दोनों का योग 80 रुपया है। अब दोनों का योग 80 रुपया है। तो यहां पर एक बात बताओ, राम के पास कितना रुपया है? कुछ रुपया है, मतलब राम के पास कितना रुपया ये पता नहीं है। श्याम ने राम को कुछ रुपया दिया, श्याम ने राम को कितना दिया ये भी नहीं पता है, लेकिन दोनों का योग पता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको लिखना चाहे ना, दोनों का योग पता है, तो यहां पर कुछ रुपया होगा और यहां भी कुछ रुपया होगा। अब बराबर ये दोनों का योग 80 रुपया है। और यहां पर देख लो, हम मान सकते हैं यहां पर कि राम के पास x रुपया था और श्याम ने इसको y रुपया दिया। अब दोनों का योग 80 रुपया हो गया। तो यहाँ पर जो ये x और y जो यूज कर रहे हैं ना, जो राम के पास है, जो रुपया श्याम ने दिया है, इसी x को क्या बोलते हैं? इसी x को बोलते हैं हम लोग कौन? वेरिएबल, यानी कि चर बोलते हैं इसी x को। और भी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। हम क्या बता रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? पता है तो ठीक है, नहीं पता बराबर तो 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। अगर यहाँ पर 4 मीटर भुजा है तो परिमाप कितना होगा? 4 गुने 4 बराबर 16। और इसके जगह पर मान लेते हैं कि ये भुजा जो है ना वो 5 मीटर का है, 5 मीटर का है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ? 4 गुने 5 ना, 4 गुने 5 बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि परिमाप जो है ये 6 मीटर है। तो अब परिमाप, ये भुजा जो है इस वर्ग का अब चेंज हो जाता है 6 मीटर में। तो यहाँ से परिमाप बराबर 4 गुने 6 बराबर 24 मीटर। तो यहाँ से हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि वर्ग का परिमाप पहले केस में भुजा जो है 4 मीटर का है तो परिमाप 16 निकल रहा है। दूसरे केस में भुजा जो है 5 मीटर है तो 20 मीटर निकल रहा है। तीसरे केस में भुजा क्या, यहाँ पर देख लो भुजा कोई कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग वर्ग का भुजा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वर्ग की भुजा अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर इस भुजा का मान क्या है? रेगुलरली चेंज हो रहा है ना, तो ये भुजा को हम क्या बोल सकते हैं? इस भुजा को क्या बोल सकते हैं? चर बोल सकते हैं। भुजा को क्या बोल सकते हैं? चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से, अगर भुजा मान ले a है तो 4a भी लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4a या 4x या 4z, कुछ भी हम लिख सकते हैं, जहां z एक क्या है? चर है और इसका वैल्यू बदलता रहता है। चलो और भी देख लेते हैं बात। अब देख लो हमारे पास क्या है? एक सर्किल है, हमारे पास एक सर्किल है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ए सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये हमको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो ये आर लिखा गया है ना, आर लिखा गया है ना, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर फिक्स वैल्यू होता तो इसको, जैसे कि अगर हम पाई की बात करें तो पाई का फिक्स वैल्यू है 22/7 या 3.1 पाई इक्वल टू 3.14। इन दो वैल्यूज में से ही तो किसी एक का प्रयोग करते हैं पाई का। तो पाई क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू जो है अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग बदल जा रहा है ना, अलग अलग सिचुएशन। मान लो भाई यहाँ पर जो है ना ये 7 है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब अगर इसका हम निकाल रहे हैं एरिया तो 22/7 इंटू 7 तो 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर।
तो यहां से क्षेत्रफल हमको निकल के आ रहा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फिर से यहां पर मान लो कि ये 7 के जगह पर 24 सेंटीमीटर आ जाए, तो अब जो एरिया निकल के आएगा ना 14 इंटू 14 14, 44 और 14 को गुना करो, तो अब जो एरिया निकल के आ रहा है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ रहा है जब हम r बराबर 14 लिखते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि r का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ रहा है, तो यहां पर r क्या है, एक वेरिएबल है, जबकि पाई का वैल्यू तो यहां पर बदल ही नहीं रहा है, दो ही वैल्यू में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और ये दोनों वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग समान होता है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं है, अगर अलग अलग होगा तो फिर पाई तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा ना, तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो चर के बारे में और अचर के बारे में समझ में आ गया, और आज हम इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और अलजेब्रा से जुड़ी बेसिक्स के साथ।